नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं। पिछले 2 महीनों में आपसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मेरी मुलाकात होती रही, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अब मैं देश की संसद के बाहर से आपके साथ जुड़ा हूं और आप ये खास शो यहां से देख रहे हैं। सवाल वही जो मैं तब लोगों से पूछता था, नेताओं से पूछता था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सवाल बरकरार है। ये बड़ा दिलचस्प है कि नतीजों के बाद भी यही सवाल हम पूछ रहे हैं। लेकिन इसके बीच मैं आपको बता दूं, अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम नावों पर चर्चा हो रही है। और अभी एक बड़ी खबर हमें यह मिल रही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। तो इस मुलाकात का मतलब क्या निकालें, एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको मैं बता दूं, वीडी शर्मा जो कि खजुराहो से सांसद हैं, क्या कुर्सी की कबड्डी में वो भी शामिल हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी लॉटरी लगने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य के अगले सीएम वो बन जाएंगे। कयास है तमाम, क्योंकि अभी अगर मगर पर ही बातें होंगी जब तक कि नाम साफ ना हो जाए। लेकिन अगर अमित शाह से वो मिल रहे हैं तो इसका क्या कुछ खास मतलब निकाला जाए, क्या कुछ बड़ा अर्थ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी खबर पर विकास भदौरिया हमारे सहयोगी आप तक कुछ और जानकारी पहुंचाएंगे। मैं आपको विकास के पास लिए चलूंगा थोड़ी देर में, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अभी की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस बीच विकास मेरे साथ जुड़ गए। विकास, वीडी शर्मा अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज ही सुबह मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो भोपाल से दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वो सीधे संसद भवन पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनके साथ उस वक्त मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के संसद स्थित दफ्तर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। इस समय गृह मंत्री अमित शाह एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है उनके मंत्रालय से जुड़ी हुई कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन की, उस बैठक में है। और वहां से निकलने के बाद वो जब अपने दफ्तर पहुंचेंगे तब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक एक बड़ा सवाल है जो इस समय बना हुआ है, वो कब होगी और उससे मुख्यमंत्री का चेहरा बाहर निकलेगा। ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में उस बैठक की तारीख तय हो सकती है। नहीं, बैठक की जी विकास, कुछ और भी अंदर से खबर मिल रही है। अंदर खाने से जो कुर्सी की दौड़ है उसमें कौन है अभी फिलहाल आगे, कुछ तो बताइए। देखिए, बिल्कुल। देखिए, जो कुर्सी की दौड़ है उसमें जो चेहरे हैं सबसे तेजी से उभर कर जो सामने आए हैं उसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर बात की जाए तो प्रहलाद पटेल सबसे बड़ा चेहरा है, पिछड़ा और ओबीसी चेहरा है पार्टी का, इस समय केंद्र में मंत्री हैं। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा चेहरा है, केंद्र में कृषि मंत्री हैं, वे भी पार्टी में मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राकेश सिंह है, जबलपुर पश्चिम से विधायक चुने गए हैं, जबलपुर से सांसद हैं, वे भी इस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन आखिर आलाकमान किस नाम पर मोहर लगाएगा ये देखना होगा। चलिए, तो नाम पर किसके नाम पर मुहर लगेगा, आपको क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में अभी कौन आगे दिख रहा है आपको कुर्सी की दौड़ में? मैंने जैसा पहले कहा था कि मैं बीजेपी में कोई भी, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी थी वो टल गई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी थी वो बैठक फिलहाल टाल दी गई है। तो खबर अभी की यही है। सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि ये जो हार का साइड इफेक्ट है, कांग्रेस की हार का साइड इफेक्ट कहीं उसी के अंतर्गत तो नहीं ये भी हुआ। इंडिया गठबंधन की बैठक पहले तय की गई थी, लेकिन अगर टाल दी गई इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या सब कुछ ठीक नहीं है? आपको पता है कि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। और खबर जो हमें मिल रही थी, नीतीश कुमार नहीं आ रहे थे, अखिलेश यादव नहीं आ रहे थे, ममता बनर्जी के नहीं आने की सूचना थी। तो क्या ये सारी वजह रही हैं और इसी वजह से ये बैठक टाल दी गई? हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर, आप तक और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे। बैठक क्यों टल गई, कुछ और पता चल पा रहा है आपको? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि साइक्लोन, बिल्कुल अखिलेश, कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि साइक्लोन की वजह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन व्यस्त थे, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य ठीक नहीं थी और ममता बनर्जी का एक निजी कार्यक्रम था पारिवारिक, उसकी वजह से वो व्यस्त थी। इस वजह से मीटिंग जो है वो टाली गई है, ये बताया है सूत्रों ने। हालांकि ये भी जानकारी दी गई है कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक भले ही आगे टल गई है, लेकिन पार्टी के जो संसदीय दलों के नेता हैं उनकी बैठक पहले से जो निर्धारित कार्यक्रम था उसी के मुताबिक कल शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। यानी इंडिया गठबंधन के जो
जी अखिलेश, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। इंडिया जैनेंद्र, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि चक्रवात इसके पीछे एक वजह है, ये मौसमी चक्रवात ही वजह है या कि राजनीतिक चक्रवात है, जिस तरीके के भंवर में कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है अभी? अखिलेश, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इस वजह से, साइक्लोन की वजह से स्टालिन व्यस्त हो गए, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है और ममता बनर्जी पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त है। इस वजह से ये ऐसा कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि इस वजह से इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक फिलहाल टाली गई है। लेकिन कल शाम 6 बजे जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसके जो नेता हैं, जो हम रोज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग देखते हैं संसद की रणनीति को लेकर के, वो बैठक कल शाम को होगी। यानी इंडिया गठबंधन की बैठक तो होगी, लेकिन उसमें शीर्ष नेता शामिल नहीं होंगे। शीर्ष नेताओं की बैठक जो है वो आने वाले दिनों में आगे उसकी तारीख तय की जाएगी। जी अखिलेश। चलिए ठीक है जयंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन अभी इस वक्त अगर ये बैठक टल जाए, उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बैठक तो टलनी ही थी। आज सुबह अखबारों में भी, हालांकि डेट पहले से तय थी, लेकिन जब ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इस बैठक की कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है, मुझे तभी लग गया था कि बैठक टल जाएगी। उस बैठक का कोई मतलब होता भी नहीं। जब ममता बनर्जी ने सार्वजनिक बयान दे दिया तो उसका मतलब क्लियर था कि ममता बनर्जी उस बैठक में नहीं आ रही है, तो बाकी बैठक नीतीश कुमार नहीं, वही मैंने कहा, बाकी बैठक क्या। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी इस तरह के परिणामों की उम्मीद नहीं की थी लोगों ने, तो जो बैठक चुना था, अब वो एकदम जो विपक्ष की उम्मीद थी वो इस कदर नाउम्मीद हो जाएंगे, उसका शॉक लगा है। तो एक तो ये था कि अभी जल्दीबाजी में अगर 6 तारीख को बैठक करते हैं कल, तो पहली बात तो है ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया, अभी पर्दे के पीछे आपस में बातचीत होगी, ताकि जब आप फॉर्मल बैठक करेंगे तो किसी आप रणनीति पर पहुंचे। अच्छा ये बताइए सर, मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कांग्रेस चूंकि बैकफुट पर आ गई नतीजों के बाद, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई है, तो अब जो बाकी दल हैं वो एक दबाव की राजनीति भी खेल रहे होंगे, नहीं आना वगैरह, जो रूठने वगैरह की जो कहानियां सामने आ रही हैं। आपने जहां से बात शुरू की थी ना कि राजनीतिक चक्रवात का जो असर है ना, वो इस बैठक पर दिखाई दे रहा है। और पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस का जो एटीट्यूड रहा अपने सहयोगी दलों के साथ, वो उस समय तक चलता रहा, क्योंकि विपक्षी दलों को, जो सहयोगी दल थे, इंडिया गठबंधन के जो दल थे, उनको लग रहा था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होकर निकलेगी। अब वो नहीं आई और जो कुछ हुआ, एक बिटरनेस आई। और अब कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है। ममता बनर्जी ने तो बहुत सॉफ्टली कहा कि उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। इंडिया गठबंधन की बैठक इन्फॉर्म करने से नहीं हो सकती ममता बनर्जी को, उनके साथ डिस्कस करके सारे जो सहयोगी दल हैं। दूसरी बात है कि जब आप एक बहुत बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं, देश को बचाने की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर इन्विटेशन वगैरह का इंतजार क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जयराम साहब ने कहा, ये एक अनौपचारिक बैठक थी, और अगर टाल दी गई है या इसको कैंसिल कर दिया गया है, तो कोई इस पर, मुझे लगता नहीं है कि इस पे विषय पर चर्चा करनी चाहिए। चर्चा भी ना हो इस पे, इससे चर्चा की बजाय आप चर्चा करिए। अब चुनाव खत्म हो गए हैं साहब, आप पूरी तरीके से आप जीत भी गए हैं, और अहंकारवश आप आकर संसद में बोल भी रहे हैं। अब आप मणिपुर भी कैमरा घुमा लीजिए कि मणिपुर में 13 लोगों की मृत्यु हो गई है, और मणिपुर में आज भी जो है हिंसा खत्म नहीं हुई है। जाइए वहां पर देखिए, और मोदी जी को तो खासकर मैं नसीहत देती हूँ, हालांकि उम्र में मैं उनसे छोटी हूँ, बार बार वो नसीहत देते हैं आके विपक्ष को। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में बैठे हैं, इतना ज्यादा मैंडेट लिए बैठे हैं, थोड़ा मणिपुर पर भी ध्यान दे लीजिए, वहां शांति से। हंस क्यों रहे हैं राकेश जी, हंस क्यों रहे हैं बताइए? यही कांग्रेस का अहंकार है। अब मोदी जी को भी इनसे नसीहत लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मोदी जी, और उनसे नसीहत दे रही है। यही अहंकार दूर कर ले कांग्रेस, तो शायद कुछ भला हो सकता है। कांग्रेस की वैसे आप बैठक कांग्रेस पहले स्वयं करे। कांग्रेस की आज मध्य प्रदेश में बैठक थी, मुझे जानकारी है जीतू पटवारी बैठक में नहीं आए, उस बैठक में अरुण सुभाष यादव बैठक में नहीं आए, विवेक तनखा बैठक में नहीं आए। कांग्रेस अपनी बैठक कर नहीं पा रही है और कह रही गठबंधन की बैठक करेंगे। अरे पहले अपना घर संभाल लो। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, परिणाम अभी इंतजार करिए। अभी राजस्थान में कपड़े फटेंगे, राजस्थान में पार्टी से इस्तीफे होंगे और कोई ना कोई बड़ा चेहरा राजस्थान से बाहर जाता हुआ दिखेगा। आपको मध्य प्रदेश टच में है क्या? ये तो बड़ी बात आप बता रहे हैं। किसी का टच में है क्या? हमारी टच में नहीं, ये आपस में टच में नहीं है। पक्का मतलब आप लोग टच में नहीं? अच्छा, आपस में टच, हमारे टच में की बात मसला नहीं है, ये आपस में टच में नहीं है। कैसा दुराव है, कैसे सिर्फ टुव्वल है, ये हमने चुनाव से पहले भी देखी थी। अब तो चुनाव परिणाम प्रतिकूल हो गए, अब तो हालत खराब होने वाली। मुझे ब्रेक लेना है, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, मुझे लगता है इनको पहले सीएम चुन लेना चाहिए, कि इनसे पूछिए कि नागपुर से जो पर्ची आ गई है, क्या इनका सीएम कैंडिडेट चुन लिया है या नहीं चुन लिया? आपको इनके सीएम की चिंता क्यों हो रही है वैसे? हमारी क्यों चिंता कर रहे हैं भाई, हम अपने। चलिए ठीक है, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस बड़ी कवरेज में, और इस वक्त मैं विजय चौक पर मौजूद हूँ।
देश की जो संसद है, जहां से पूरे देश के लिए नीतियां तय होती हैं, नीति निर्माता बैठते हैं, बिल्कुल मेरे पास में चंद कदम की दूरी पर संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है। वहां भी हलचल तेज है। वो तमाम खबरें यहां ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बात यह भी हो रही है कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ, जहां नतीजे आ गए हैं विधानसभा चुनाव के, वहां कौन बनेगा मुख्यमंत्री। खास तौर पर निगाहें मध्य प्रदेश की ओर हैं, छत्तीसगढ़ की ओर हैं, राजस्थान की ओर हैं। और इस बीच एक बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। बड़ी खबर यह आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सेहत ठीक नहीं है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन वो बैठक बिल्कुल आखिरी वक्त में टाल दी गई है। इसका मतलब क्या है, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष, देखिए, ये बड़ी बात है जिसकी आशंका थी अखिलेश की इंडिया अलायंस के बीच में किसी तरह का असमंजस या डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती थी, वही अब सामने खुल करके आ रही हैं। जो बड़ी पार्टीज है, ममता बनर्जी, उन्होंने इंडिया अलायंस की इस बैठक में आने से एक तरह से मना कर दिया था। उनका कहना था, पहले से उनका एंगेजमेंट था, हमें ये भी शक था कि अखिलेश यादव आते हैं कि नहीं आए, जिसकी जानकारी मिली कि अखिलेश यादव भी इस बैठक में नहीं आ रहे। नीतीश कुमार का कहना है कि उनकी तबियत खराब है, स्टालिन साइक्लोन की वजह से नहीं आ रहे। आखिरकार वही हुआ है। देखिए, आप इसके पॉलिटिकल रीजंस बड़े अच्छे से हम समझ सकते हैं, सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। अब क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बनाने की जो क्रिया है वो शुरू हो गई है। और इसी का रिफ्लेक्शन है कि हम ये देख रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस की बैठक, जिसको अखिलेश अनाउंस कर दिया गया था, वो अब बैठक नहीं हो रही और ये कहा जा रहा है कि इसको आगे की डेट के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में 3 राज्यों के नतीजों के बाद अब जो फाड़ है, जो डिवाइड है, वो अब खुल करके सामने आने लगा है। आशीष, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस चक्कर में है कि वो इंडिया जो गठबंधन है उसकी धुरी बने, एक्सिस बने। लेकिन जिस तरीके का बड़ा झटका लगा इन विधानसभा चुनाव में, जो हम कह रहे थे ना कि 2024 का ये सेमीफाइनल है, तो एक तरीके से 3-1 से ये सेमीफाइनल मुकाबला हार गई कांग्रेस। तो क्या अब जो क्षेत्रीय दल हैं, इस गठबंधन के बाकी दल हैं, वो एक तरीके से कांग्रेस की बाहें मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी घट गई है? और अगर ऐसा है तो 2024 के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज में एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों का स्वागत है। विजय चौक से ये लाइव टेलीकास्ट आप लगातार देख रहे हैं और आज की अभी की सबसे बड़ी खबर ये कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी थी वो टल गई। वजह क्या है, उन वजहों पर भी हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कहना है, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। अब अनौपचारिक बैठक है, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान जी, बहुत चर्चा हो रही थी कि इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, 6 तारीख को हो रही है, लेकिन अब वो अनौपचारिक हो गई। नहीं, वो पहले से ही अनौपचारिक थी। आप ही लोगों ने उसको औपचारिक बैठक बता रखा, तो पहले से अनौपचारिक थी। और हम जब भी करते हैं, इंडिया अलायंस की बैठक करते हैं, प्रॉपर बड़ी तैयारी के साथ करते हैं और पूरे देश को आधिकारिक तौर पे घोषणा करके करते हैं। हमने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। आपने कयास लगा के बता दिया था कि वो मीटिंग थी, वो पहले से अनौपचारिक थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई बड़े चेहरे, जब उन्होंने जो है इनकार कर दिया कि अभी वो नहीं आ सकते, नीतीश जी हों, ममता जी हों, स्टालिन नहीं, जो भी कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है। तो आप लोग की कभी ये बैठक की नहीं? नहीं, बैठक होती है। बैठक रोज भाई, जो भी अलायंस के लोग हैं वो नेता प्रतिपक्ष के यहाँ डेली सुबह बैठते हैं, उस पर संसदीय मामलों से जुड़े विषयों पर चर्चा होती है। हम एक अनौपचारिक मीटिंग इसलिए कर रहे थे ताकि भविष्य में एक बड़े पैमाने पर हम मीटिंग कैसे जो निर्धारित करेंगे उसको लेकर चर्चा करेंगे। वो अनौपचारिक ही थी, लेकिन अनौपचारिक थी, लेकिन उसको लेकर के जो है फिर ये चीज़ें आज जब ये आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से या इंडिया अलायंस के किसी भी घटक दल की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा सुनी थी? तो फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं कि हमने मीटिंग टाल दी? लेकिन ये आप जबरदस्ती की कहानी बनाना चाहते हैं, वो अलग। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो मीटिंग कभी ऐसी थी ही नहीं। हम बिल्कुल ये कह रहे हैं, वो अनौपचारिक ही थी पहले से। वो बैठक अनौपचारिक ही थी पहले से, ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम बदला है, जहां पर नीतीश, ममता, स्टालिन, अखिलेश यादव जैसे तमाम चेहरे, ये जानकारी आने लगी कि बैठक में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद में इस तरीके से अब इस बैठक को अनौपचारिक कहा जा रहा है। जबकि टीएमसी के जब सांसदों से हमने बात की है, समाजवादी पार्टी के सांसदों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास में इस तरीके की बैठक के बारे में जानकारी ही नहीं थी। यानी क्या एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए इस बैठक को अब अनौपचारिक कहा जा रहा है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और अब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे इस सेगमेंट में। मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? इस बारे में जब उनसे बातचीत की गई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना मैं पहले रेस में था, ना मैं अब रेस में हूं। सीएम की दावेदारी पर ना पहले मैं दावेदारी पेश कर रहा था, ना अब। जो पार्टी कहेगी वो करूंगा, यह कहना है शिवराज सिंह चौहान का। सुनिए आप पहले।
मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूँगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। आइए सीधे मैं आपको भोपाल ये चलता हूं। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, शिवराज सिंह चौहान अगर अभी कह रहे हैं कि ना मैं पहले दावेदार था ना अब हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा, तो पहले भी इस तरह की बातें वो कहते रहे, अब नतीजों के बाद भी अगर ये कह रहे हैं उसका कुछ खास मतलब निकाला जाए? देखिए, शिवराज सिंह जिस तरीके से उनको जब मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट चुनाव के दरमियान नहीं किया गया था तब से वो ये बात कह रहे हैं और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और मेरा चुनाव के दरमियान वो हम लोगों से बोलते थे, मीडिया से कहते थे कि मेरा काम बीजेपी को सरकार में लेके आना है। सरकार कौन चलाएगा ये बात का पार्टी तय करेगी। तो उसी बात को वो आगे बढ़ा रहे हैं, मगर हाँ अब बहुत स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री के पद का दावेदार नहीं था न हूँ, ये बात उन्होंने पहली दफ़ा बोली। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक नैरेटिव सेट होता जा रहा है कि जो आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम है उसको धीरे धीरे सब लोग बर्दाश्त करें। तो एक नैरेटिव तय होता जा रहा है और जिस आने वाले दिन में जो कुछ होगा उसके लिए हर व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार होता जा रहा है कि यदि मध्य प्रदेश में बदलाव होता है, मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो किस तरीके से सब लोग तैयार हो जाए। मगर मुख्यमंत्री चुनाव के दरमियान तो ये बात कहते रहे कि वो अपने बारे में नहीं सोचें, पार्टी तय करेगी उनको करना क्या है। मगर ये पहली दफ़ा कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार ना था ना हूँ, पार्टी जो कहेगी वो करेगी। कल एबीपी न्यूज़ को लंबा इंटरव्यू उन्होंने दिया, उस दरमियान भी उन्होंने कहा कि पार्टी यदि मुझे दरी बिछाने को कहेगी, जो छोटा बड़ा जो भी काम कहेगी वो करूँगा। एक बात उन्होंने कल और कही थी कि अब मेरा मकसद बड़ा है, अब मेरा मकसद बड़ा है तो बड़े मकसद के तौर पे मैं काम करूँगा, पार्टी मुझे जो बड़ा काम सौंपेगी। तो शिवराज सिंह के बयान में धीरे धीरे तब्दीली हो रही है और ये बात हम मीडिया राजनीति को समझने वाले समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि क्या होगा, कब होगा, इस बारे में बहुत सही आकलन आपका ब्रजेश, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। अब सवाल यही है कि ये जो बयान आ रहा है इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का, क्या किसी बदलाव का ये संकेत है? क्या वो एक तरीके से इनडायरेक्टली इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं भी बना, चलिए कोई बात नहीं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो करूंगा मैं? देखिए, शिवराज सिंह जो जमीनी सच्चाई है उसको अच्छी तरह समझते हैं और उनका बयान एक जिसको कहते हैं ना एक समर्पित कार्यकर्ता का बयान है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जो लोग तरह तरह के जो आकलन अब लगाए जा रहे हैं कि हारे क्यों जीते क्यों, देखिए इज्जत घर से रसोई घर और रसोई घर में राशन, बिजली, पानी, ये एक महिला को मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। और शिवराज सिंह ने कहा कि मैं सब्जी भी ला के रख देता हूं। लाडली योजना का उतना ही भूमिका है, वरना बाकी जगह तो लाडली योजना नहीं थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इज्जत घर से रसोई घर, बिजली, पानी और राशन, ये बहुत बड़ी चीज है। जिसने ये किया है, व्यक्ति नहीं मैं कह रहा हूं, उस पार्टी की नीतियां हैं और वो पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, किसी को भी बनाएगी। हाई कमान ड्राइवर के बगल वाली सीट में बीजेपी पे बैठा रहता है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान अब खुलकर ये बात कह रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में ना पहले था ना अब हूं, तो अब नतीजों के बाद इस तरीके की बात कहेंगे तो उसे एक संकेत तो मिलेगा कि लगता है बदलाव के लिए वो तैयार होने एक तरीके से मानसिक तौर पर। देखिए अखिलेश, दो सच हैं इस मध्य प्रदेश के चुनाव के। एक ये है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बहुत मेहनत की, 166 रैलियां की, मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है भारतीय जनता पार्टी, ये एक सच है। दूसरा सच ये है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खतरा मोल लेते हुए, जोखिम मोल लेते हुए शिवराज जी को रेस से बाहर कर दिया था। उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, तो नैतिक तौर पर उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये कहें कि ये चुनाव उनके भरोसे जीता गया, क्योंकि उनके चेहरे पर को पार्टी ने सबसे पहले अलग किया था, जबकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। ये कम होता है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप आउट करें रेस से, तो उनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 160 सीटें
जीती, जो बड़ी जीत हुई, तो इसका मतलब शिवराज जी को, और अब शिवराज जी को समझ आ रहा है, ये मैसेज तो उनके पास है ही, हालांकि पार्टी बाद में फैसला करेगी कि ये शिवराज जी ने जो 166 रैलियां की और आखिरी दम तक जो मेहनत करते रहे, क्या उसका उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और रिवॉर्ड का मतलब चीफ मिनिस्टर ही नहीं होता ना, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, देश में भर में काम कर रही है। सीएम तो सीएम होता है सर, एक राज्य का जो सीएम होता है। ये चुनाव उनके चेहरे पर नहीं लड़ा गया, ये तो एक बड़ा सच है ना। ये सच है, बिल्कुल सच है, इस बात को वो भी स्वीकार रहे हैं। जब भी वो जीत की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को ही दे रहे हैं। जनता से पूछा था उस वक्त, अब इमोशनल कार्ड खेला था कि भाई मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, बहना मैं चला जाऊंगा, वो वाला बयान चला जाऊंगा। तो उन्होंने अपनी कोशिश की है। और अच्छा राकेश जी, कुछ बदलाव का संकेत है क्या? आपको लग रहा है कि अब वहां पर ये कुर्सी बदलने वाली है, कोई नया चेहरा दिखेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही कार्य संस्कृति है जो शिवराज सिंह चौहान जी के शब्दों में दिखाई पड़ी है। यही कार्य पद्धति है। पार्टी में नेतृत्व परामर्श के बाद यह तय करता है कि किस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी है। जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो निर्वहन करेगा। इसको लेकर के कोई रेस नहीं है, कोई सिरपटोवल नहीं है। देखिए, ये राकेश जी कह रहे हैं इधर कोई रेस नहीं है। वो ऐसी स्थिति में जब कितनी प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, आपके यहाँ जीत के पहले ही रेस वाली स्थिति बन जाती है, क्या इसी का बड़ा नुकसान हुआ? कुर्सी की दौड़ शुरू हो जाती है। देखिए, मैं पहले शिवराज जी की बात कर लूं कि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उनको टिकट उन्होंने लास्ट में दी, तो वो तो बेचारे पहले ही उस लिस्ट से बाहर हो गए थे, तो वो अब कह रहे हैं बयान उनको मजबूरी में देना पड़ रहा है। सीएम कौन नहीं बनना चाहता? जिन्होंने 18 साल शासन किया वो क्यों नहीं चाहेंगे दोबारा से सीएम बनना? लेकिन मुझे लगता है कि आपके यहाँ सचिन पायलट जी भी बनना चाहते थे, वहाँ भी तमाम नेता दिग्विजय भी चाहते होंगे शायद। राजनीति में सबको महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, और राजनीति में सबको महत्वाकांक्षा बहुत आवश्यक है। यदि अब महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो राजनीति खोखली हो जाएगी। तो मुझे लगता है राजनीति के पीछे सेवा का भाव होना चाहिए मेरे ख्याल से, महत्वाकांक्षा की बजाय। बिल्कुल सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का तो सेवा करने के लिए तो राजनीति में आए हैं, ये तो इसमें तो इफ एंड बट है ही नहीं। सेवा करने आए हैं तभी हम राजनीति के अंदर है। देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह का चेहरा इसलिए वो खुद स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि अब उनके पास मजबूरी है। एक तानाशाह सरकार है जो चाहती है कि वो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने पहले कहा, आरएसएस तय करेगा कि किसको बनाना है, किसके लिए। शिवराज जी अगर वहाँ रेस में पीछे हो जाते हैं जिसमें तानाशाही आ गई। इस तरीके की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होती है, उसमें जो पार्टी हाईकमान तय करता है विधायक दल चुनते हैं। और तब कितनी ट्रांसपेरेंसी है कांग्रेस में, कितनी ट्रांसपेरेंसी है देखिए जरा। और आपके यहाँ तानाशाही है। यही ट्रांसपेरेंसी तो देखी है हमने कि कैसे सचिन पायलट इस ट्रांसपेरेंसी को सड़कों पर लेकर घूमते रहे। यही ट्रांसपेरेंसी हमने देखी है कि जाकर के दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो कि इससे छिंदवाड़ा के टिकट तो मेरा बेटा नकुलनाथ घोषित करेगा। कहीं देखा है ऐसा क्या कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं करेगा, इलेक्शन कमेटी नहीं करेगी, मेरा बेटा तय करेगा? यही लेकर के डूबा है और अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ पाने के लिए या बनने के लिए नहीं, हम बनाने के लिए आए हैं। हम एक समाज को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए आए। और आप कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। यहाँ तो ऐसा है कि महिला है वसुंधरा राजे, और राजनीति में महिलाओं का हमने देखा है कि भागीदारी वैसे ही कम है। उनके हाथ से पोस्टर छीन लेते हैं। कितनी शर्म की बात है, जो महिला सम्मान की बात करते हैं वही महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाते। वो विपक्ष पार्टी से है, लेकिन मैं फिर भी उनको इतनी इज्जत देती हूँ क्योंकि वो कद्दावर नेता है और वो एक महिला है। उनके साथ इस तरीके का आपको इस बात के लिए तकलीफ हो रही है? सच में तकलीफ हो रही है? बिल्कुल तकलीफ होगी। महिला होने के नाते तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये तकलीफ तब हुई होती जब राजस्थान में एक विधान भवन के भीतर खड़ा होकर के मंत्री ये कह रहा था ये मर्दों का प्रदेश है, तब तकलीफ हुई होती तो शायद आज ये तकलीफ न झेलनी पड़ती। आज में उनके लिए रेड कारपेट भी बिछा दिया गया था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, तमाम यौन उत्पीड़न करने वाले, बलात्कार के आरोपियों को टिकट थमा देते हैं, महिलाएं टंचमाल होती हैं। क्या क्या बयान गिनाऊं मैं? आज इन बयानों को गिनाते हुए मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की है। कांग्रेस की इन सारी बातों पर चर्चा करना व्यर्थ है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण नीतियां अपनी लेकर के जनता तक पहुंचे हैं उसका आकलन करें, उसके प्रभाव का आकलन। और आपको तो अब 2024 की चिंता होनी चाहिए मैडम कि अब क्या होगा अगर यहाँ पर ये हालात है, क्योंकि ये तो राज्य के चुनाव ऐसे थे जिसमें आपके पास बड़े बड़े चेहरे थे, क्षेत्रीय क्षत्रप थे, वो जब नहीं चल पाए विधानसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में तो पहले से कहा जा रहा था कि कहीं मोदी जी की जादू फिर ना चले मोदी जी का। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, ये लोकतंत्र का अंग है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और 2000 मिशन, जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन हमेशा एक मछली की आंख की तरफ देख के, वो हम लोगों का बिल्कुल वही टारगेट है। हमारा लक्ष्य 2024 है, हमारा लक्ष्य, अब हम अपने लक्ष्य से भटक नहीं रहे। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उन गलतियों पर हम काम करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन हम इनकी तरह जिस तरीके से लगातार इस देश के अंदर लोकतंत्र में जिस तरीके से तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते। ठीक है, विजय जी को जोड़ना चाहते, छोटे में ब्रेक लेना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो दोनों सहयोगी है हमारे दोनों पार्टी के, उनको दूसरी पार्टी की ज्यादा चिंता है। तो वो
जो उस दूसरी पार्टी में परेशानी हो रही है उसकी चिंता कर रहे हैं, ये भी हिंदुस्तान की राजनीति के लिए अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होता कि वो अपने अपने घर को देखते तो ज्यादा बेहतर नतीजों की तरफ पहुंच सकते थे। हमारी कांग्रेस की जो नेता उन्हें तो इस बात की भी चिंता है कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि उनको उसकी ज्यादा चिंता है। हालांकि उन्होंने उस समय चिंता नहीं की जब सचिन पायलट को बनाना था मुख्यमंत्री, या जो टी.एस. सिंहदेव है जिनको मुख्यमंत्री बनाना था, 2.5 साल का वादा किया गया था और नहीं बनाया। कहीं ना कहीं उसका नुकसान, हाँ, नुकसान पूरा का पूरा बस्तर वाला इलाका, सारा हर इलाका वहां पर वो हार गए सिंहदेव की वजह से, और सचिन पायलट की वजह से गुर्जर वोट का जो बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है राजस्थान। इलेक्शन पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां तो हम पहुंच ही रहे हैं। इस वक्त मैं विजय चौक पर मौजूद हूं और पल पल का हाल आप तक पहुंचा रहा हूं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ में क्या सूरत नजर आ रही है सरकार बनने की। अब छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा और छत्तीसगढ़ से जो एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि विष्णुदेव साय का नाम इस वक्त वहां कुर्सी की दौड़ में आगे चल रहा है। इस बारे में उनसे हमने बातचीत भी की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप। विष्णुदेव जी, क्या इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होंगे ये तय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। पार्टी में वो परंपरा है और उसी के अनुसार यहाँ भी होगा। लेकिन जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो इसके काबिल होता है। क्या आपकी महत्वाकांक्षा है कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाए? देखिए, मैं एक गांव का किसान पुत्र हूँ, पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और आज करीब 30 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों पर सेवा का मौका दिया है। 2 बार विधायक रहा, 4 बार लोकसभा का सांसद रहा, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी मिला है और आदरणीय मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में एमओएस के रूप में भी काम करने का मौका मिला है। तो इतना बड़ा उपकार शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। तो उन लोगों में से मैं हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि इतना पार्टी ने मतलब हमको दिया है और आगे भी पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। इसीलिए ये जो 2 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री, 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ऐसे में अटकलों का बाजार जो है वो इसीलिए घर में है कि आदिवासी समाज से आते हैं आप और जो है 32 में से 28 सीटें जो है वो इस बार बीजेपी को मिली है और यहाँ तक कि कांग्रेस के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि इस बार आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। तो ऐसे में आपका नाम जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में बड़ा आगे चल रहा है। जो भी होगा छत्तीसगढ़ के हित में होगा और ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आपके हिसाब से आप इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूं। अगर आगे भी पार्टी का आदेश होगा तो जो आदेश होगा हम मानने को तैयार हैं। कुर्सी वाला सवाल जब भी किसी नेता से पूछा जा रहा, आप देखिए कितने उदार हृदय के साथ वो जवाब देते हैं, हम्बल होकर कि पार्टी जो कहेगी वही करूंगा, मेरी कोई तमन्ना नहीं, ख्वाहिश नहीं। इसके अलावा भी कुछ कहने का विकल्प होता है क्या, खासतौर पर मौजूदा बीजेपी में? अगर कुर्सी चाहिए तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने अपनी इच्छा जाहिर की तो आपकी संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी। जितने विनम्र रहेंगे, जितना पार्टी नेतृत्व को, पार्टी को, संगठन को कहेंगे कि उनकी वजह से जीते हैं, तो कुछ संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि इन संभावनाओं का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस दौर में वैसे विष्णु जी कहाँ है छत्तीसगढ़ में? ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी समय से वहाँ पर सक्रिय राजनीति में रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी वहाँ पर ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि वहाँ 15 साल 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अब फिर से ऐसा नेता चुने कि वो एक मजबूत सरकार और रिपीट होने वाली सरकार का नेतृत्व दे सके। अच्छा, ये बताइए राकेश जी कि क्या जो भी मुख्यमंत्री जिस भी सूबे में बनेगा उसके जरिए एक तरीके से लोकसभा का जो चुनाव उसको भी साधने का आप लोगों का प्रयास होगा? ये तो रणनीति होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही प्रारंभ कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण करना हो, मतदाताओं को बढ़ाना हो, उनके अलग अलग सम्मेलन करने हो, पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं। केवल चेहरा ही एक कारण नहीं होता है, पार्टी मुद्दे लेकर के जाती है, पार्टी संगठनात्मक ढांचे के आधार पर काम करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारी तैयारियां हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी होगा, ऊर्जा भी होगी और उस ऊर्जा उत्साह के दम पर हम फिर इस बार अब की बार 400 पार के नारे को पूरा साकार करने जा रहे हैं। ये जब नारा लगता है तो कुछ चिंता होती है आप लोगों को कि एक तरफ इतनी तैयारी चल रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है बीजेपी और आपके यहाँ अंतर कलह ही खत्म नहीं हो पा रहा है?
देखिए हमारे यहाँ कोई अंतर कलर नहीं है। ऐसे तो बीजेपी के अंदर भी लगातार हमने जूतों में दाल बटती देखी है, और मध्य प्रदेश के अंदर तो खास तौर पर राजस्थान में 1 सेकंड के अंदर अंदर कितने 7-7 थप्पड़ जड़े गए हैं। तो ये हम भी भूले कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन मैं इनसे ये जरूर विनती करना चाहती हूँ कि वो 13 रुपए में शक्कर जो वादा किया था, उस तरीके से कहीं जहाँ जहाँ ये जीते हैं वो वादे झूठे तो नहीं साबित होंगे। तो ये सवाल आप पूछते रहिएगा, विपक्ष का ये काम होता है, मजबूत विपक्ष। हाँ, वो वादे जो है वो सिर्फ जुमलेबाजी ना बन के रह जाए। जो वादे किए वो वादे पूरे होने चाहिए, और जनता ने अगर इनको वोट दिया है तो जनता का सम्मान करते हुए, क्योंकि हम तो जनता के आगे अपना शीश झुकाते हुए यही कहते हैं कि आपने जो वादे किए उनको पूरा कर दीजिए। कहीं फिर अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने खूब वादे किए थे। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं सवाल पूछ लेता हूँ। भूपेश बघेल जी का चेहरा ऐसा लग रहा था कि उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता है। हुआ क्या आखिर अचानक से? ऐसा लगा मानो कोई सुनामी आ गई हो, सब कुछ बिखर गया, तिनका बिखर गया। टीएस सिंहदेव अपनी सीट नहीं बचा पाए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस पर तो हम पार्टी आत्मचिंतन कर रही है, मंथन करेगी कि हार के कारण क्या रहे। हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को जनता के बीच ठीक ढंग से पहुंचा पाई हो, हम कहीं ना कहीं विफल रह गए हों। लेकिन मुझे लगता है कि जीत का इतना गुमान नहीं करना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री आके ज्ञान बांटते हैं, विपक्ष को ज्ञान बांटते हैं, तो वो कर्नाटक के हार के बाद अगर आकर संसद के बाहर ये बोलते तो मुझे लगता है अच्छा होता। आकर कह रहे हैं विपक्ष को वो आतंकी संगठन कह रहे हैं, आतंकवादी संगठन का आतंकवादी का पोषक कह रहे हैं। मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री जब इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी घमंडिया बोलते हैं। मैं उस पर आता हूँ। हार के बाद टीएस सिंहदेव क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। पहले सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। टीएस सिंहदेव ऐसे हार जाएंगे, किसी ने सोचा था क्या? देखिए कौन हार जाएगा कौन जीत जाएगा ये सोचा तो मतलब इसका जो अंदाजा तो होता है ना सर, आकलन तो होता है। नहीं वो थोड़ा लगता था कि उनका जो व्यक्तित्व भी रहा है वो शालीन नेता माने जाते हैं और काफी वरिष्ठ नेता रहे। उनका हारना थोड़ा सा आश्चर्यजनक मुझे भी लगा। वो अलग बात है कि बीजेपी सत्ता में आ गई, उसका मुझे उतना संभाग से आते हैं, पूरे संभाग में एक तरीके से देखिए तो कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। इसका मतलब कई बार ये भी होता है ना कि आप अच्छे हो लेकिन आप चूंकि सत्ता में नहीं आ रहे हो, इसलिए हम आपको चाहते हुए भी अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे।